नमस्कार दोस्तों, उमेश पब्लिक अवेयरनेस पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले जो वीडियो मैंने प्रस्तुत किया था उसका विषय था कि बिहार में संपत्ति की बिक्री एवं दान हेतु स्वयं के नाम से जमाबंदी अनिवार्य है। अर्थात बिहार में अब अगर आप संपत्ति का बिक्री करना चाहते हैं या किसी को दान देना चाहते हैं तो आपके नाम से जमाबंदी होना अनिवार्य है। जमाबंदी के इस नियम को लागू करने में निबंधन कार्यालय में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आने लगी। इसको देखते हुए जो निबंधन कार्यालयों से फीडबैक आया उसके आधार पर विभागीय समिति द्वारा एक सुझाव दिया गया और ये जो सुझाव है टोटल 40 बिंदु का है। अनुलग्नक 1 के रूप में एक तरफ समस्या है और दूसरी तरफ निराकरण है। फिर अनुलग्नक 2 के रूप में एक घोषणा पत्र संलग्न किया गया है जिसमें विक्रेता दानकर्ता द्वारा घोषणा देना अनिवार्य कर दिया गया और नीचे में विक्रेता दानकर्ता का हस्ताक्षर होगा और ये घोषणा जो है आपके द्वारा स्व हस्ताक्षरित होगा। आपको सिर्फ अटेस्टेड कर देना है, अपना साइन कर देना है, किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या नोटरी से नहीं बनवाना है। तो इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें जमाबंदी के बारे में हमने बताया था कि ऑनलाइन जमाबंदी क्या होता है, ऑफलाइन जमाबंदी क्या होता है। तो आइए आज का जो विषय है, ये जो पत्र जारी किया गया है जिसका पत्रांक है 1085 दिनांक 5 मार्च 2024 और इसका विषय है जमाबंदी से संबंधित नियम के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं के निराकरण के संबंध में। दोस्तों, इसमें जो क्रम संख्या दिया गया है उसी का हम एक एक करके चर्चा करेंगे, किंतु उन्हीं क्रम संख्या की चर्चा करेंगे, उसी बिंदु की चर्चा करेंगे जो आपसे संबंधित हो। तो आइए एक एक कर हम समझते हैं। पहला है कि जमाबंदी संख्या के प्रमाण के रूप में कौन सा साक्ष्य मान्य होगा। अर्थात कहता है कि आप जब जमीन का या संपत्ति का दान करने जाते हैं या बिक्री करने जाते हैं तो जमाबंदी का कौन सा साक्ष्य लगाना होगा। इसमें कहा गया है निराकरण में कि जमाबंदी संबंधी कोई भी साक्ष्य मान्य होगा। अब घोषणा पत्र को जब हम देखते हैं तो इसमें क्या क्या मान्य होगा। तो आप जो है ऑनलाइन रसीद लगा सकते हैं। ऑनलाइन रसीद का मतलब हुआ कि जो कंप्यूटराइज आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साइट पर जाकर आप जब रसीद काटते हैं, मालगुजारी देते हैं तो ऑनलाइन रसीद हो गया। ऑफलाइन रसीद, ऑफलाइन रसीद का मतलब हुआ कि पहले जो रजिस्टर के रूप में संधारित था, कर्मचारी जो है उस समय आपसे मालगुजारी लेते थे और एक रसीद देते थे, उसी को ऑफलाइन रसीद कहते हैं। एक स्पष्टीकरण है दोस्तों कि अब बिहार में ऑफलाइन रसीद कटना बंद हो गया है। अब पूर्ण रूप से अब ऑनलाइन लगान कटने की ही व्यवस्था की गई है। तीसरा कहा गया है कि जमाबंदी पंजी की प्रति रजिस्टर्ड 2, मतलब रजिस्टर्ड 2 का जो प्रति होगा उसको भी लगा लेंगे तो वो मान्य होगा। फिर क्रम संख्या 2 है कि जमाबंदी रसीद की सत्यता की जांच अनिवार्य है या नहीं। आप जो भी ऑनलाइन रसीद लगा रहे हैं या ऑफलाइन रसीद लगा रहे हैं तो क्या रजिस्ट्रार इसकी जांच करेंगे। इसमें कहा गया है कि नहीं, सही एवं स्व हस्ताक्षरित साक्ष्य संलग्न करना पक्षकार की जिम्मेदारी है। दोस्तों, यहां बता दें कि आप जब भी रसीद लगाइए तो सही लगाइए, क्योंकि आप गलत रसीद अगर लगाते हैं तो बाद में हो सकता है कि आईपीसी की धाराओं पर आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। अब है क्रम संख्या 4 कि ऑफलाइन जमाबंदी प्रस्तुत है किंतु ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं हो रहा है। आपने जो साक्ष्य लगाया वो ऑफलाइन का लगाया है और अब ऑनलाइन जमाबंदी प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो क्या आपकी जमीन की बिक्री होगी या दान होगा। तो कहा गया है कि ऑफलाइन मान्य होगा। उसके बाद क्रम संख्या 5 है कि रसीद अद्यतन नहीं है। आप जो रसीद लगा रहे हैं वो रसीद जो है अप टू डेट नहीं है। कहने का मतलब है अभी वित्तीय वर्ष 24-25 चल रहा है, 24-25 का आपने नहीं लगाया है तो कहा कि कोई बात नहीं, आपका अगर पुराना भी है तो मान होगा, अद्यतन होना आवश्यक नहीं है।
उसके बाद क्रम संख्या 9 है कि पावर ऑफ अटॉर्नी से प्राप्त संपत्ति के हस्तांतरण के समय किसका जमाबंदी संलग्न करना होगा। दोस्तों आपको पहले बता दें कि जिसकी संपत्ति है वो जमीन की बिक्री करने नहीं आ रहे हैं, दान करने नहीं आ रहे हैं, बल्कि हमने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया है कि आप जमीन की बिक्री कर सकते हैं। तो वो आकर पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से जमीन की बिक्री करने आते हैं, तो भी उनको जो साक्ष्य लगाना पड़ेगा वो भूस्वामी की जमाबंदी का ही साक्ष्य लगाना पड़ेगा। अब क्रम संख्या 10 है कि जमाबंदी के विवरण में अंकित त्रुटि यथा नाम, पिता का नाम आदि जो है, अगर कुछ त्रुटि है तो क्या होगा। कहा गया कि लिपकीय टंकन वर्तनी की अशुद्धि को छोड़कर मूलभूत त्रुटि सहित साक्ष्यमान नहीं होगा। क्रम संख्या 11 है कि जमाबंदी पंजी 2 की प्रति में संपत्ति के विवरण का अंकित नहीं होना। अब जो जमाबंदी पंजी का आप लगा रहे हैं साक्ष्य, और उसमें जो है संपत्ति की विवरणी अंकित नहीं है। कहता है कि संपत्ति का विवरण आवश्यक है, अर्थात खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा होना आवश्यक है। जो जमाबंदी है उसमें खाता, खेसरा, रकबा ये होना आवश्यक है। अगर नहीं है तो फिर रजिस्ट्री नहीं होगा। अब नेक्स्ट है क्रम संख्या 12 कि ऑफलाइन जमाबंदी रसीद में खाता, खेसरा अंकित नहीं रहने की स्थिति में क्या होगा। तो ऑफलाइन जो रसीद लगाते हैं, जो पुराना रसीद आपका कटा था रजिस्टर 2 के आधार पर, तो उसमें खाता, खेसरा अंकित नहीं है, तो क्या आपका रजिस्ट्री होगा। कहता है बिल्कुल होगा, वो स्वीकार्य होगा। क्रम संख्या 13 है कि जमाबंदी पंजी में खाता, खेसरा, रकबा शून्य होने की स्थिति में क्या करें। कहता है कि जमाबंदी संख्या और व्यक्ति का नाम समान होने पर स्वीकार्य होगा, अर्थात उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। अब क्रम संख्या 14 है कि अलग अलग खेसरा का सम्मिलित रकबा तथा पक्षकार द्वारा एक खेसरा से संबंधित निबंधन कराने के लिए अगर कोई दस्तावेज उपस्थापित करता है तो क्या होगा। कहने का मतलब है कि आप एक जमाबंदी का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं जिसमें मान लीजिए 4 खेसरा है, खेसरा संख्या 5, 7, 20 और 25, और खेसरा संख्या 5 का अलग से रकबा नहीं लिखा है, 7 का अलग से नहीं लिखा है, 20 का अलग से नहीं है, 25 का अलग, बल्कि एक ही साथ लिख दिया है 1 एकड़ 5 किस्में। और आप जो है दान करना चाहते हैं या बिक्री करना चाहते हैं किसी एक खेसरा का 25 नंबर, तो कहता है कि क्या रजिस्ट्री होगा। कहता है कि होगा, वो स्वीकार होगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर सम्मिलित रकबा भी है तब भी आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। 15 है कि जमाबंदी पर भाग में पृष्ठ संख्या नहीं किंतु कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या है तो क्या होगा। कहने का मतलब हुआ कि जो जमाबंदी का आप साक्ष्य लगा रहे हैं, ये कंप्यूटराइज जो लगान रसीद लगा रहे हैं, उसमें भाग पृष्ठ संख्या अंकित नहीं है, तो फिर आपका रजिस्ट्री नहीं होगा। दोस्तों ये जो कंप्यूटराइज जमाबंदी हुआ, ये पृष्ठ संख्या जो है, जैसे हमने 177 लिखा है, तो ये 177 जो पृष्ठ संख्या है, ये जो ऑफलाइन था रजिस्टर 2, वही जो जमाबंदी संख्या है वही यहाँ पृष्ठ संख्या है। तो कहता है कि अगर इसमें ऑनलाइन में नहीं है तो फिर आपकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। अब एक ऐसा सिचुएशन आता है कि खेसरा में बट्टा संख्या नहीं है और दस्तावेज में बट्टा संख्या है, मतलब आप जमाबंदी का ऐसा साक्ष्य लगा रहे हैं जिसमें कि सिर्फ खेसरा संख्या मान लीजिए 25 लिखा हुआ है। अब आप जो दस्तावेज बना के दे रहे हैं रजिस्ट्री के लिए, उसमें आप लिख देते हैं 25/3, तो फिर जो है चूंकि ये इसमें और इसमें अंतर हो गया, तो कहता है कि फिर आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी, अंकित विवरण असमान माना जाएगा। क्रम संख्या 17 है कि जमाबंदी संख्या 1 से अधिक भिन्न व्यक्तियों के नाम से है, तो कहता है कि फिर भी संलग्न साक्ष्य के आधार पर उसकी रजिस्ट्री होगी और वो दस्तावेज स्वीकार्य होगा। क्रम संख्या 18 है कि जमाबंदी रसीद में अंकित पक्षकार का विवरण आधार कार्ड में अंकित विवरण से भिन्न हो तो क्या करें। अर्थात जो आप साक्ष्य लगा रहे हैं आधार कार्ड, तो उसमें अगर आपके जो जमाबंदी रसीद में है और आधार कार्ड में, दोनों में अगर भिन्न हो तो क्या हो।
तो इसमें कहा गया है कि लिपिकीय टंकन वर्तनी की अशुद्धि को नजरअंदाज करें। क्रम संख्या 19 है कि पैतृक संपत्ति में यदि केवल पिता के नाम से जमाबंदी कायम है एवं अन्य हिस्सेदार पुत्र पौत्र आदि भी संयुक्त रूप से विक्रय पत्र उपस्थापित करते हैं तो क्या करें। कहता है कि सभी विक्रेता दानकर्ता के नाम से जमाबंदी आवश्यक है। दोस्तों इसको समझिए, मान लीजिए कि आप एक ऐसा जमाबंदी दे रहे हैं जिसमें सिर्फ पिता का नाम है। अब जब रजिस्ट्री कराने आप आते हैं तो उसमें आपका पुत्र होता है, आपका पौत्र होता है और सभी मिल के जो है वो रजिस्ट्री कराना चाहते हैं। तो फिर कहा गया है कि सभी विक्रेता दानकर्ता के नाम से जमाबंदी आवश्यक है। अर्थात पिता के नाम से जमाबंदी तो है, किंतु आपके पुत्र के नाम से भी होना चाहिए, पौत्र के नाम से भी जमाबंदी होना चाहिए, तभी आप जमीन की बिक्री कर सकते हैं या दान कर सकते हैं। संयुक्त रूप से अगर कोई दस्तावेज आप प्रस्तुत करते हैं तो फिर आपकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। क्रम संख्या 20 है कि संयुक्त जमाबंदी की स्थिति में यदि एक व्यक्ति द्वारा पूर्व में विक्रय कर दिया गया हो तथा दूसरा व्यक्ति शेष भूमि के विक्रय के लिए दस्तावेज उपस्थापित करता हो तो क्या करें। कहता है कि अपने हिस्से की संपत्ति बिक्री दान का स्वघोषणा पत्र के आधार पर उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। दोस्तों इसको समझाने के लिए मैं एक देखिए जमाबंदी पंजी आपके समक्ष लाया हूं। जैसे ऑफलाइन जमाबंदी है, इसमें देखिए अभिधारी का नाम है श्रीमती शोभा देवी एवं श्रीमती भारती देवी। अब इसी को संयुक्त जमाबंदी कहते हैं। इसका ऑनलाइन भी जो हुआ है यहां भी देख लीजिए, शोभा देवी और भारती देवी। अब इसमें से कहता है कि कोई एक जो है बिक्री कर दिया है, अब दूसरा बिक्री करना चाहता है। मान लीजिए कि शोभा देवी बिक्री कर दिया, अब भारती देवी बिक्री करना चाहती है, तो फिर कहता है कि अपने हिस्से की संपत्ति बिक्री दान में स्वघोषणा पत्र आप दीजिएगा तो फिर आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। उसके बाद क्रम संख्या 21 है, कहता है कि दो व्यक्ति के नाम से जमाबंदी कायम है एवं एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की मृत्यु नावल्द हो जाती है और दूसरा व्यक्ति निबंधन के लिए दस्तावेज उपस्थापित करता है। कहता है कि जमाबंदी जो है वो दो व्यक्ति के नाम से है, मतलब ए और बी के नाम से है। अब ए का क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है और नावल्द मतलब इसको कोई भी इशू नहीं होता है। अब जो बी है वो चाहता है कि हम जमीन की बिक्री करें, तो कहता है कि रजिस्ट्री होगा। कहा गया है इसमें कि जमाबंदी विक्रेता पंजी में विक्रेता और दानकर्ता का नाम होना आवश्यक है, अर्थात नहीं होगा। कहने का मतलब इसकी मृत्यु अगर हो गई, इसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई और नावल्द हो गई है, तो पहले इसके नाम से जमाबंदी आपको सृजित कराना पड़ेगा, तभी जो है बी जो है वो बिक्री कर सकता है। उसके बाद क्रम संख्या है 22 कि पक्षकार का केवल दस्तावेज दाखिल खारिज नहीं हो तथा दस्तावेज निबंधन के लिए उपस्थापित किया गया हो। कहने का मतलब हुआ है कि वो जो जमीन बेच रहा है उसके वाला दस्तावेज का दाखिल खारिज हुआ ही नहीं है, तो ऑब्वियस है कि दाखिल खारिज नहीं हुआ तो उसकी जमाबंदी सृजित नहीं होगी, तो फिर जो बेचने वाला उसके नाम से जमाबंदी नहीं होगा, तो विक्रेता दानकर्ता के नाम से जमाबंदी होना आवश्यक है। अब क्रम संख्या 23 है कि बेलगान जमीन की जमाबंदी बेलगान जमीन का निबंधन स्वीकार होगा अथवा नहीं। दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि जानते हैं कि बेलगान जमीन का मतलब ही है कि उसका लगान आज तक फिक्स नहीं हुआ है, और लगान जब फिक्स नहीं हो तो उसकी जमाबंदी सृजित नहीं हुई है। दोस्तों बेलगान जमीन अगर है मतलब आपका आज तक लगान ही फिक्स नहीं हुआ है, तो आपका जमाबंदी सृजित नहीं होता है, और ऐसे जमीन को
आप जमाबंदी खुलवाना चाहते हैं तो पहले आपको बेलगान जमीन का लगान का फिक्सेशन कराना पड़ेगा, और ये शक्ति जो है वो भूमि सुधार उपसमाहर्ता को दिया गया है। बेलगान जमीन पर अगर आपका डिमांड होगा तो एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। 24 है कि जमाबंदी पंजी के प्रति में एक ही व्यक्ति का नाम दर्ज है एवं अन्य लोगों के नाम से जगह वगैरह लिखा हुआ है तो क्या होगा। कह रहा है कि जमाबंदी पंजी है, जैसे लिखा हुआ एक व्यक्ति का नाम राम, उसके बाद वगैरह लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि राम के साथ अन्य व्यक्ति भी है और यही आप साक्ष्य दे रहे हैं जमाबंदी के रूप में, तो क्या फिर रजिस्ट्री होगा। तो इसमें कहा गया है कि सभी विक्रेता दानकर्ता के नाम से जमाबंदी होना आवश्यक है। अगर आपके रसीद पर या जमाबंदी का जो भी साक्ष्य लगाते हैं उसमें किसी एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ और वगैरह लिख दिया है, मतलब और सब है, किंतु अगर स्पष्ट नहीं है तो फिर आपका जो है वो रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा। अब है आगे है कि क्रम संख्या 25, जमाबंदी रसीद में केवल एक ही व्यक्ति का नाम अंकित हो एवं एक व्यक्ति से अधिक लोगों द्वारा संयुक्त रूप से विक्रय पत्र निष्पादित किया गया हो। तो कहा गया है कि आप जब रजिस्ट्री करने जाते हैं तो उसमें सिर्फ जो है एक व्यक्ति के नाम से ही जमाबंदी रसीद पर है और अन्य लोग मिल के करना चाहते हैं तो फिर आपका रजिस्ट्री नहीं होगा। सभी विक्रेता दानकर्ता के नाम से जमाबंदी होना आवश्यक है। क्रम संख्या 30 में है कि पक्षकारों द्वारा जमाबंदी से संबंधित प्रस्तुत किए गए साक्ष्य में नया एवं पुराना दोनों खाता खेसरा अंकित नहीं है। दस्तावेज में अंकित संपत्ति का साक्ष्य होना आवश्यक है। उसके बाद क्रम संख्या 35 है कि जमाबंदी रसीद में अंकित रैयत की मृत्यु के उपरांत पत्नी द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित किया गया हो तो क्या उसका निबंधन होगा। दोस्तों नहीं होगा। अगर उसके पति की मृत्यु हो गई है तो पत्नी को फिर अपने नाम से जमाबंदी सृजित करवाना पड़ेगा, तभी वो जमीन की बिक्री कर सकती हैं। उसके बाद 36 है कि जमाबंदीदार की मृत्यु के उपरांत उनके सभी पुत्र या किसी एक पुत्र द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र निबंधन के लिए उपस्थापित किया गया है तो निबंधन होगा नहीं होगा। कहने का मतलब हुआ जमाबंदीदार की मृत्यु के उपरांत सब पुत्र मिल के भी अगर रजिस्ट्री करना चाहता है तब भी उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। पहले सभी पुत्र को अपने अपने नाम से जमाबंदी सृजित करना आवश्यक है, तभी होगा। क्रम संख्या 38 है कि ऐसे दस्तावेज जिसमें जमीन के साथ मकान संरचना की बिक्री की जा रही हो एवं उसके साथ जमाबंदी किसी और के नाम से हो और होल्डिंग नंबर भिन्न व्यक्तियों के नाम से हो तो क्या होगा। कहने का मतलब आप एक जमीन बेच रहे हैं, इस जमीन में मकान भी बना हुआ है तो इस मकान का एक होल्डिंग संख्या होगा, नगर क्षेत्र में है तो होल्डिंग संख्या होगा। कहता है कि जमाबंदी किसी और के नाम से है और होल्डिंग किसी और के नाम से है तो फिर जो है इसका निबंधन नहीं हो पाएगा। और क्रम संख्या 39 है कि कंप्यूटरीकृत जमाबंदी में जमाबंदी संख्या नहीं है, केवल पृष्ठ संख्या एवं भाग संख्या एवं कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या अंकित हो तो क्या होगा। तो यहां समझिए दोस्तों कि हमने बताया कि ऑनलाइन जमाबंदी में क्या क्या होता है, भाग, वर्तमान, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी संख्या और एक कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या। अब कहता है कि इसमें जमाबंदी संख्या ये जो है इसमें नहीं लिखा हुआ है और ये भाग संख्या है, पृष्ठ संख्या है और कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या है तो ये पर्याप्त है। ऑनलाइन रसीद में अगर इतना मेंशन है तो फिर आपका रजिस्ट्री हो जाएगा। मेरा यही सुझाव है कि बिहार में अभी भी करीब करीब अधिकांश जमाबंदी जो है वो हमारे दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, पिताजी के नाम से है, जिनकी मृत्यु हो गई है। तो आप निश्चित रूप से पहले जमाबंदी को अलग अलग कर लें
और इस संबंध में पहले की वीडियो में हमने बताया है कि जमाबंदी को अलग अलग कैसे करें। अभी सरकार के द्वारा आम सूचना भी निकाला गया है, मंगलवार को, बुधवार को और बृहस्पतिवार को जो है विभिन्न हल्का में कैंप का आयोजन किया जा रहा है, आप उसका लाभ उठाएं। दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। पुनः किसी नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।